एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। 10:30 बजे थे। लक्ष्मी चौक की रौनक में कोई फर्क नहीं आया था। माझे गुज्जर ने गाड़ी एबट रोड पर मोड़ दी। उस सड़क पर दोनों तरफ लातादाद सिनेमा हाउस थे। पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। बेशतर सिनेमाओं के इंटरवल हुए थे। सड़क पर मुर्ग, छोले, नान कबाब और ऐसी ही चीजें बेचने वाले ठेलों पर लोगों का हुजूम था। कार एबट रोड से निकलकर शिमला पहाड़ी के गिर्द घूमती हुई कॉन्वेंट स्कूल के सामने से होती हुई गड़ी शाहू के पुल की तरफ निकल गई और जीटी रोड पर दाईं समत बागबानपुरा की तरफ मुड़ गई। हाजी लंगे का मकान दारोगा वाला में था। बागबानपुरा और शालामार बाग के सामने से होते हुए कार तेज रफ्तारी से जीटी रोड पर दौड़ती रही और बिलाखिर उसकी रफ्तार कम हो गई। बाएं तरफ सड़क से जरा हटकर वसीओ अरीज कोठियां थीं। माझे गुज्जर ने छांगा की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान रखना यार, कहीं हम आगे ही ना निकल जाएं। छांगे ने जवाब दिया, कोठी अभी आगे है। और वो कोठियों की तरफ देखने लगा। बास कोठियों के गेटों पर बल्ब जल रहे थे और बास तारीकी में डूबी हुई थी। छांगे ने इशारा किया, बस वो आगे वाली कोठी है। माझे गुज्जर ने कार कोठी के गेट की तरफ मोड़ दी और साथ ही हॉर्न बजा दिया। कार गेट के सामने रुकी। एक आदमी ने छोटे दरवाजे में से झांक कर देखा और फिर गेट खोल दिया। माझा गुज्जर कार को अंदर लेता चला गया। बहुत बड़ी कोठी थी। वसीओ अरीज लॉन था जिसमें 3-4 जगह पोल्स पर फैंसी शेड्स वाली बत्तियां जल रही थीं। पोर्च में 2 गाड़ियां पहले से ही खड़ी थीं। माझे गुज्जर ने अपनी कार उनके बीच रोककर इंजन बंद कर दिया। ठीक उसी लम्हे हाजी लंगे का एक नौकर बरामदे में नमूदार हुआ। ये लोग कार से उतरे तो नौकर उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। बहुत वसी और आलीशान ड्राइंग रूम था। सामने ही सोफों पर निक्का पहलवान और हाजी लंगा बैठे हुए थे। हाजी लंगे की उम्र 50 के लगभग रही होगी। छोटी सफेद दाढ़ी, दरमियाना कद और कदरे भारी भरकम जिस्म। उसे देखकर किसी नेक आदमी का तस्वुर जहन में उभरता था। लेकिन हाजी लंगे का शुमार ऐसे लोगों में होता था जो मुल्क की जड़ें काटने में मसरूफ थे। वो स्मगलर था। अनाज, घी, तेल और दीगर अशियाए खुर्दनोश और सोना बड़ी मिकदार में भारत से स्मगल किया करता था। एक मर्तबा सरहदी मुहाफिजों से तसादुम हो गया था। उसकी टांग में गोली लगी थी। वो फरार होने में कामयाब तो हो गया मगर उसकी टांग को रोग लग गया। टांग का जख्म ठीक होने के बाद वो लंगड़ा कर चलने लगा। इसी लंगड़ाहट की वजह से वो हाजी लंगा के नाम से मशहूर हो गया। निक्का पहलवान और हाजी लंगा ने उठकर उन लोगों का इस्तकबाल किया। छांगे ने निक्का पहलवान को घूरते हुए कहा, ओए ये क्या हरकत की है तुमने? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे कहता। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितनी रकम चाहिए थी मुझसे ले लेता। लेकिन ये तुमने बहुत बुरी हरकत की है। मेरा एक बंदा मरवा दिया और दूसरे को अंदर करवा दिया। तू तो बड़ा यार मार निकला है वो निक्के पहलवान। निक्का पहलवान ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया छांगे, और तुम्हारा बंदा भी तुम्हारे जीरे के ही हाथों मारा गया है। ये शुक्र करो कि मेरे आदमी ने शाकिर के कत्ल के सिलसिले में अभी तेरे बंदे का नाम नहीं लिया, वरना उसके खिलाफ कत्ल का पर्चा कट चुका होता। छांगे का चेहरा धुआं हो गया। वो चंद लम्हे अजीब सी नजरों से निक्का पहलवान की तरफ देखता रहा। फिर बोला, फिर वो कौन था जिसने मेरे आदमियों पर हमला करके रकम छीनी? निक्का पहलवान ने जवाब दिया, अगर ये मालूम होता तो हमारे आदमी अंदर न होते। उन दोनों में देर तक गिले शिकवे होते रहे और बिलाखिर छांगे को यकीन आ गया कि जीरा वगैरह से रकम छीनने के लिए हमला निक्का पहलवान के किसी आदमी ने नहीं किया था। छांगे ने कहा, तुम्हें मालूम है कि पुलिस ने उन दोनों के लिए 5 लाख मांगे हैं। निक्के पहलवान ने कहा, हाँ, मुझे हाजी के जरिए ये पैगाम मिल गया है। उन दोनों को बाहर लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम जानते हो कि हम दोनों तबाह हो जाएंगे। पुलिस उनसे हमारे बारे में एक एक बात उगलवा लेगी। छांगे ने उसे घूरा। बोला, फिर तू 2.5 लाख कहाँ से देगा? निक्के पहलवान ने कहा, ये रकम हाजी मुझे कर्ज देगा। ये कहते हुए उसने हाजी की तरफ देखा। हाजी लंगे ने कहा, निक्का पहलवान आजकल इस पोजीशन में नहीं है कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सके। इसकी तरफ से रकम मैं दे दूंगा, बाद में इससे रकम वसूल कर लूंगा। तुम अगर तैयार हो तो मैं इंस्पेक्टर को यहीं पर बुलवा लूं ताकि ये मामला खत्म हो जाए। हाजी बोला, रकम का बंदोबस्त तो कल ही होगा, लेकिन इस वक्त मामला तो तय हो जाए। छांगे ने कहा, ठीक है, बुला लो उसे, ये किस्सा भी खत्म हो ही जाए। हाजी लंगा फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर न लगी। वो तकरीबन 15 मिनट तक फोन पर बात करता रहा। फिर रिसीवर रख दिया और बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए बोला, वो आ रहा है, जरा एहतियात से बात करनी होगी।
ऐसा ना हो कि बना बनाया मामला बिगड़ जाए। और वो निक्का पहलवान की तरफ देखने लगा। तुम यही कहोगे कि उस रात तुम अपने अड्डे पर मौजूद नहीं थे, बाकी मामला मैं संभाल लूंगा और छांगे तुम। अब वो छांगे की तरफ घूम गया। बोला, मकतूल शाकिर से तुम अपना कोई ताल्लुक जाहिर नहीं करोगे। छांगे ने जवाब दिया, ठीक है, जिस तरह तुम कहते हो वैसा ही होगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक पुलिस ऑफिसर पहुंच गया। वो वर्दी में था और अकेला ही था। तकरीबन आधे घंटे तक उनमें गर्मागर्म बहस होती रही। पुलिस ऑफिसर कह रहा था, तुम लोगों को अंदाजा नहीं कि हम पर कितना बड़ा दबाव पड़ रहा है। अखबारात हम पर खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। हमने तुम लोगों को अगर नाजायज धंधों की छूट दे रखी है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम लोग कत्ल व गारत करते फिरो। अरे खुदा के बंदो, खामोशी से अपना काम करते रहो और हमें भी नौकरी करने दो। छांगे ने कहा, पहले कभी ऐसा हुआ है? ये हरकत हमारे आदमियों की नहीं, वो कोई बाहर का आदमी था। हाजी लंगे ने कहा, अब छोड़ो इन बातों को, इनके बंदे कब छोड़ रहे हो? पुलिस ऑफिसर बोला, इनके बंदे कल सुबह सवेरे छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन वो खामोश होकर हाजी की तरफ देखने लगा। हाजी ने कहा, रकम तुम्हें कल शाम से पहले पहले मिल जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस ऑफिसर बोला, देख लो हाजी। हाजी लंगे ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? लेकिन तुम्हें भी इस बात की जमानत देनी होगी कि उन दोनों के खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस ऑफिसर बोला, अभी तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हुई, इसलिए उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम इस केस में तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर उन्होंने कोई और हरकत की तो ऐसी सूरत में। हाजी ने उसकी बात काट दी। बोला, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शारिक खामोश बैठा उनकी बातें सुन रहा था। लोग ठीक ही तो कहते हैं कि पुलिस जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करती है। यहाँ मामला एक कत्ल का था। वो मकतूल को भी जानता था और कातिल को भी, लेकिन मामला किस कदर आसानी से तय हो गया। पुलिस ऑफिसर की मुट्ठी गर्म कर दी गई और वो इस सारे मामले को फरामोश कर देने को तैयार हो गया। शारिक जानता था कि खानापुरी के लिए किसी बेगुनाह को पकड़कर कातिल की हैसियत से अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ इस्तिगासा का केस इतना मजबूत होगा कि वो बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। उसे या तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा या जिंदगी भर के लिए आहनी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। मामला तय हो जाने के बाद जब वो लोग वहां से निकले तो 1 बज चुका था। पुलिस ऑफिसर उनसे पहले ही निकल गया था। माझा गुज्जर ने शारिक और छांगा को मुजंग चौक पर उतार दिया और अक्कू बदमाश को साथ लेकर इछरे की तरफ रवाना हो गया। छांगे ने अपने तवेले में दाखिल होते हुए कहा, शारिक बाऊ, उस मेहमान का क्या करना है? मेरा तो ख्याल है कि उसे खत्म करके कहीं फेंक दो। शारिक बोला, चलो देखते हैं उसे भी। तवेले में उस वक्त 2 आदमी थे। छांगा शारिक को लेकर मजार के तहखाने में आ गया। DSP सुतून से बंधा हुआ था, उसका सर सीने पर झुका हुआ था। शारिक ने बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर उठाया। उसके साथ ही वो चौंक गया। उसने DSP के सीने पर हाथ रखा, नब्ज टटोल कर देखी, फिर सीधा होकर छांगे की तरफ देखते हुए बोला, ये तो खत्म हो चुका है। छांगे ने कहा, चलो अच्छा हुआ, खसकम जहां पाक। इसकी लाश को बोरी में डालकर अभी बाहर फेंकवा देनी चाहिए। वो काली बोरी पड़ी है, तुम इसकी लाश को बोरी में डालो, मैं ऊपर जाकर तांगा तैयार करवाता हूँ। छांगा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शारिक ने रस्सियां खोलकर लाश को खींचकर एक तरफ हटाया और फिर उसे बोरी में ठूंसने लगा। उसने लाश को बोरी में डालकर उसका मुंह सुतली से बांध दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद छांगा वापस आ गया। वो दोनों बोरी उठाकर तहखाने से बाहर आ गए। छांगे का आदमी तांगा तैयार कर चुका था। शारिक ने बोरी सीटों के नीचे ठूंस दी। याकूब नामी कोचवान ने उसके आगे घोड़े के ताने वाली बोरी और पट्टे इस तरह रख दिए कि लाश की बोरी छुप गई। याकूब ने अपनी सीट संभाल ली और शारिक पिछली सीट पर बैठ गया। तांगा गली से निकलकर मेन रोड पर आने की बजाय छोटी सड़कों पर चलता रहा। वहां से तकरीबन 1 मील के फासले पर एक बहुत बड़ा छप्पड़ था। शारिक का ख्याल था कि वो लाश वाली बोरी को छप्पड़ के किनारे पर फेंक कर आ जाएंगे। उन्होंने तकरीबन निस्फ मील का फासला तय किया था। आगे एक छोटा सा चौक था। तांगा चौक पर पहुंचा ही था कि 2 पुलिस वाले अचानक ही कहीं से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में राइफलें थीं और वो दोनों सड़क के बीच आकर तांगे को रुकने का इशारा कर रहे थे। शारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। याकूब ने तांगा रोक लिया। शारिक अपनी सीट पर बेहिस्सो हरकत बैठा पुलिस वालों की तरफ देख रहा था। उसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई। एक पुलिस वाला करीब आते हुए बोला, ओए, कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? कोचवान याकूब ने कहा, खैर हो संतरी बादशाह की, स्टेशन जा रहे हैं संतरी बादशाह। कांस्टेबल बोला, ओ ये स्टेशन का रास्ता है, तुम तो दूसरी तरफ जा रहे हो। याकूब ने जवाब दिया, और ये बाऊ मुझे चौक से लेकर आया है जी, घर से सामान और सवारियां लेनी है। दूसरा कांस्टेबल सीट के नीचे झांकने लगा। बोला, और ये नीचे क्या भरा हुआ है? याकूब ने कहा, घोड़ी के लिए बोरी में दाना और पट्टे हैं जी। शारिक के दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई।
वो कनखियों से उस कांस्टेबल की तरफ देख रहा था जो आगे ही रखी हुई दाने की बोरी को टटोल रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि अगर उस कांस्टेबल ने हाथ मजीद आगे बढ़ाकर दूसरी बोरी को टटोल लिया तो वो दोनों बच नहीं सकेंगे। यही सोचते हुए वो फरार के इम्कानात का जायजा लेने लगा। कांस्टेबल ने शारिक को घूरा, बोला, तुम भी तो कुछ बोलो बाबूजी, कहाँ जाना है? शारिक ने कहा, 4:30 बजे वाली ट्रेन से जाना है जी। और तुम लोग हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? कांस्टेबल बोला, हमें थाने के सामने उतार दो, फिर जहां मर्जी चले जाना। ये कहते हुए वो शारिक के साथ सीट पर बैठ गया। दूसरा कांस्टेबल अगली सीट पर बैठ गया। शारिक ने दबे लहजे में एहतजाज किया, बोला, हमें देर हो जाएगी संतरी बादशाह, तुम जानते हो स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। कांस्टेबल कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए बोला, अभी तो 3 बजे हैं बाबूजी, हमारा तो 5 मिनट का रास्ता है। याकूब ने शारिक की तरफ इशारा किया। शारिक ने सर हिला दिया। वो बोला, चल यार, पहले इन्हें छोड़ दे। तांगा चौक पर दाईं तरफ मुड़ गया। थाना वहां से तकरीबन निस्फ मील के फासले पर था। शारिक बहुत मोहतात अंदाज में बैठा हुआ था। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले अपने साथ बैठे हुए कांस्टेबल की राइफल पर हाथ डालेगा। वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार था। सीटों के नीचे एक पुलिस ऑफिसर की लाश पड़ी थी और तांगे में उसके साथ 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। मजीद सितम ये कि ये तांगा थाने की तरफ जा रहा था। उसे एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद तांगा थाने के सामने रुका। वो दोनों पुलिस वाले नीचे उतर गए और शुक्रिया अदा किए बगैर थाने के गेट की तरफ बढ़ गए। याकूब ने घोड़ी को हाँक दिया। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। थाने से 1 फरलांग के फासले पर दूसरी सड़क पर घूमते ही याकूब ने तांगा रोक लिया। सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, शारिक बाबू, मेरी मानो तो बोरी को यहीं फेंक कर इससे जान छुड़ा लो। शारिक बोला, ठीक है, इस दरख्त के नीचे फेंक देते हैं। ये कहते हुए वो नीचे उतर आया। उन्होंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सीटों के नीचे से बोरी निकाली और उसे सड़क के किनारे पीपल के दरख्त के नीचे डाल दिया। तांगे की तरफ बढ़ते हुए शारिक ने मुड़कर देखा। उसे यूं लगा जैसे बोरी ने हरकत की हो, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर तेजी से चलता हुआ तांगे पर सवार हो गया। याकूब ने घोड़ी को हाँक दिया। जब वो तवेले में वापस पहुंचे तो 3:45 बज रहे थे। छांगा उसके इंतजार में जाग रहा था। वो उसे देखते ही बोला, फेंका है? शारिक ने उसके करीब दरी पर बैठते हुए जवाब दिया, हाँ फेंका है, लेकिन बाल बाल बच गए। किस्मत अच्छी थी बच गए, वरना धर लिए जाते। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर तफसील से रास्ते में पेश आने वाला वाकया सुना दिया। वो तकरीबन आधे घंटे तक बातें करते रहे, फिर वो वहीं लेटकर सो गए। शारिक जब बेदार हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। वो उठकर हौज पर आ गया। नलके से मुंह हाथ धोकर वापस आया तो छांगे से सामना हो गया। वो मजार वाले गुंबद से निकल रहा था। शारिक ने उसे देखते ही पूछा, जीरा आ गया या नहीं? छांगा बोला, जीरा आ तो गया है शारिक बाबू, लेकिन एक और अजीब खबर सुनी है। शारिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बोला, कैसी खबर? छांगा बोला, वो डीएसपी जिसे तुम मुर्दा समझकर रात को फेंक आए थे, जिंदा है। शारिक इस तरह उछला जैसे बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। क्या? छांगे ने जवाब दिया, हाँ ये दुरुस्त है, मुझे ये इत्तला 1 घंटा पहले मिली है। सुबह 6 बजे किसी राहगीर ने सड़क के किनारे दरख्त के नीचे पड़ी बोरी देखकर उसे खोला तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर को देखकर चौंक गया। पहले तो वो भी उसे मुर्दा ही समझा था, मगर उसके जिस्म में हरकत देखकर राहगीर ने उसे बोरी से निकाल लिया और थाने में इत्तला कर दी। डीएसपी इस वक्त म्यू अस्पताल में है। वो जिंदा है लेकिन बेहोश है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शारिक बोला, इसका मतलब है कि? छांगे ने उसकी बात काट दी। बोला, उसकी जिंदगी हमारी मौत का पैगाम बन सकती है। शारिक बोला, तुम फिक्र मत करो छांगे, वो कोई बयान देने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। शारिक चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें ये इत्तला कैसे मिली? छांगे ने कहा, पूरे शहर में खलबली मची हुई है। पुलिस के महकमे में तो जैसे भौंचाला गया है। तुम तो सो रहे थे, कोई 11:30 बजे इलाके का इंस्पेक्टर आया था, वो पूछगिछ करके गया है। शारिक ने कहा, इसका मतलब है कि फौरी तौर पर हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आज का दिन हम यहाँ से दूर ही रहें। छांगे ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, उसके बाद क्या होगा? शारिक ने कहा, जो कुछ भी होगा तुम्हें कल पता चल जाएगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, कल रात माझे गुज्जर के डेरे पर मुलाकात होगी। छांगे के डेरे से निकलकर शारिक ने मुजंग चौक के एक होटल में बैठकर खाना खाया और वहां से सीधा म्यू अस्पताल पहुंच गया। उसे ये मालूम करने में देर न लगी कि डीएसपी को एक स्पेशल रूम में रखा गया था और दरवाजे पर एक मुसल्ला संतरी मौजूद था। शारिक चलते चलते संतरी के पास रुक गया। बोला, क्यों संतरी बादशाह, इस स्पेशल रूम में कोई वजीर है या सरकारी अफसर ज़ेरे इलाज है जो तुम यहाँ पैरा दे रहे हो? कांस्टेबल बोला, नहीं, हमारा एक डीएसपी है जिसे कई रोज पहले अगवा किया गया था। वो लोग उसे अधमुआ करके आज सुबह एक वीरान सड़क पर फेंक गए हैं। शारिक बोला, ये जराइम पेशा लोग बड़े जालिम होते हैं। डीएसपी ने बताया नहीं कि वो कौन लोग थे? पकड़े नहीं गए? कांस्टेबल बोला, डीएसपी साहब को जब से यहाँ लाया गया है बेहोश है।
डॉक्टरों का कहना है कि वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। शारिक बोला, उनके घर वाले तो बहुत परेशान होंगे। कांस्टेबल ने कहा, परेशानी की तो बात है ना, किसी को मिलने भी नहीं दिया जाता, मिलकर करेंगे भी क्या, साहब तो होश में ही नहीं है। शारिक राहदारी में एक डॉक्टर को आते देख कर बोला, अच्छा भाई। फिर मजीद कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। अगर डॉक्टर अकेला होता तो वो इस तरह खिसकने की कोशिश न करता। डॉक्टर के पीछे एक इंस्पेक्टर भी आ रहा था। शारिक अस्पताल से निकलकर एक सर्जिकल स्टोर पर आ गया, जहां उसने जरूरत की चंद चीजें खरीदी। एक और दुकान से 0 पॉइंट का चश्मा खरीदा और घूमता टहलता हुआ सुहेल के रेस्टोरेंट वाले फ्लैट में आ गया। रात 1 बजे वो सुहेल के फ्लैट से निकल आया। मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ वो अस्पताल रोड पर आ गया। म्यू अस्पताल के गेट की तरफ उस वक्त भी रौनक नजर आ रही थी। 1-2 छोटे रेस्टोरेंट और चंद मेडिकल स्टोर खुले हुए थे, मगर शारिक मेन गेट की तरफ जाने की बजाय अस्पताल रोड की तरफ वाक़े छोटे गेट से अंदर दाखिल हो गया। उस तरफ वसीउ अरीज लॉन था। कुछ लोग घास पर सो रहे थे और बाज लोग बैठे बातें कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनका कोई अजीज या रिश्तेदार इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल था। शारिक दीवार के साथ बाईं तरफ मुड़ गया। दीवार के साथ अंदर की तरफ शीशम के दरख्त थे। वो एक दरख्त के नीचे रुक गया और इधर उधर देखते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थैले में से सफेद लैब कोट निकाल लिया। सफेद शीशे वाली ऐनक आंखों पर लगाई और स्टेथोस्कोप गर्दन पर लटका लिया। उसने कोट की जेब में हाथ डालकर टटोला, फिर मुतमईन होकर पतलून की जेब से प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली निकाली। उस थैली में नकली हिटलर कट मूछें रखी हुई थी। उसने मूछें होंठों पर चिपकाकर स्प्रिंग नाक में फंसा लिया। खाली थैला दरख्त के नीचे एक तरफ फेंक दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ अस्पताल की इमारत की तरफ चलने लगा। कई एकड़ पर फैला हुआ ये अस्पताल कई ब्लॉक्स पर मुश्तमिल था। शारिक मुख्तलिफ ब्लॉकों में से होता हुआ उस ब्लॉक में आ गया जिसके एक हिस्से में स्पेशल रूम्स थे। शारिक हुलिये से एक डॉक्टर ही लग रहा था। उस वक्त रात के 1:45 बज रहे थे। अस्पताल के तमाम ब्लॉक्स पर गहरा सुकूत तारी था। उसे अब तक सिर्फ 2 नर्सें मिली थीं। उनमें से एक नर्स ऐसी थी जिसने गहरी नजरों से शारिक की तरफ देखा था, जबकि दूसरी नर्स तवज्जो दिए बगैर करीब से गुजर गई थी। शारिक जब स्पेशल रूम्स वाली राहदारी में पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। डीएसपी वाले कमरे के सामने कुर्सी पर उस वक्त एक कांस्टेबल बैठा ऊँग रहा था। उसकी राइफल घुटनों में फंसी हुई थी। शारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो गड़बड़ा कर उठ गया। उसका दायां हाथ गैर इरादी तौर पर पेशानी पर पहुंच गया। दिल की धड़कन बेकाबू होने के बावजूद शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। शारिक ने लहजे पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा, स्टाफ नर्स आई थी? कांस्टेबल ने जवाब दिया, नहीं जनाब। शारिक ने कहा, दरवाजा खोलो। कांस्टेबल ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। शारिक अंदर दाखिल हुआ तो कांस्टेबल ने भी उसके साथ कमरे में दाखिल होना चाहा, मगर शारिक ने उसे रोक दिया। बोला, तुम यहीं रुको, मरीज डिस्टर्ब होगा। अंदर दाखिल होकर शारिक एक लम्हे को रुका। उसने दरवाजा भेड़ दिया और फिर बड़ी एहतियात से आहिस्तगी से दरवाजे की कुंडी लगा दी और बड़ी तेजी से बेड के करीब पहुंच गया। डीएसपी अस्पताल के लिबास में बेड पर पड़ा हुआ था। वो वाकई हड्डियों का ढांचा लग रहा था। बेड के साथ ही स्टैंड पर ग्लूकोज की बोतल टंगी हुई थी। ग्लूकोज ट्यूब के जरिए उसके जिस्म में मुंतकिल हो रहा था। शारिक चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने डीएसपी के बाजू में लगी हुई ग्लूकोज की सुई निकाल दी। ट्यूब स्टैंड के साथ झूलने लगी। सुई से ग्लूकोज के कतरे फर्श पर टपकने लगे। शारिक ने सफेद कोट की जेब में हाथ डालकर एक सिरिंज निकाल ली। सुई पर कैप लगा हुआ था। उसने कैप उतार कर बिस्तर पर डाल दिया और सिरिंज का प्लंजर पीछे खींच लिया। सिरिंज में तकरीबन 2 सीसी पानी भरा हुआ था। प्लंजर पीछे खींचने से उसमें हवा भर गई। शारिक डीएसपी पर झुक गया। उसका बाजू बिल्कुल ऐसा था जैसे हड्डी पर खाल मुंडी हुई हो। उसने बड़ी मुश्किल से वो नस तलाश की जहां पहले ग्लूकोज की सुई लगी हुई थी। उसने नस में ठीक उसी जगह सिरिंज की सुई दाखिल की और प्लंजर को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। चंद सेकंड के बाद उसने सुई बाहर खींच ली। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। हवा की नन्ही सी गोली जो उसने डीएसपी के जिस्म में दाखिल की थी, वो खून के साथ गर्दिश करती हुई जब दिल तक पहुंचेगी तो दिल की धड़कन खामोश हो जाएगी। डीएसपी कभी होश में नहीं आ सकेगा और पुलिस कभी ये नहीं जान सकेगी कि उसे अगवा करने वाले और फिर बोरी में बंद करके सड़क पर फेंकने वाले कौन थे।